नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और x.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज का दिन बाजार के लिए कुछ अच्छा नहीं था। बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 551 अंक फिसलकर 65,877 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 140 अंक लुढ़ककर 19,671 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 521 अंकों की गिरावट के साथ 43,889 पर बंद हुआ। और आज के बाजार पर एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं आखिरकार बाजार में ये गिरावट की बड़ी वजह क्या रही। भारतीय बाजारों में आज दिखा कमजोरी का माहौल। दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत तो थे, लेकिन खास तौर से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ी, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ और साथ ही कच्चे तेल के दाम $92 के आसपास पहुंचते दिखे। इन सब के चलते दबाव बनना तय था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार ज़्यादा कमजोरी के साथ खुले नहीं। उसकी बड़ी वजह है कि एफआईज और लोकल फंड्स दोनों ही की तरफ से छोटा ही सही, लेकिन कल के बाजार में कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा आया। वायदा कारोबार में भी इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज ने खरीदे, तो फ्लोज के दम पर बिकवाली का प्रेशर कम होने की वजह से भारतीय बाजार 19,800 के ऊपर खुलने में कामयाब रहे। लेकिन कहानी वही, पिछले हफ्ते 10 दिन से बार बार जब भी भारतीय बाजार 19,800-850 की रेंज में पहुंचते हैं, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है। आज का भी हाई 19,840 का ही रहा। शुरुआती 1 घंटे के कारोबार के बाद बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती दिखी और वहां से फिसलते हुए नजर आए और फिसल कर अच्छे खासे नुकसान के साथ 19,700 के नीचे बंद होते हुए दिखे। दूसरा असर दिखा बैंक निफ्टी पर। हालांकि बैंक निफ्टी आज उतना मजबूत था नहीं, वीकली एक्सपायरी भी थी। ऊपर में 44,400 का लेवल जरूर छुआ, लेकिन उसके बाद बिकवाली का प्रेशर बना। न सिर्फ 44,000 बल्कि 43,900 के भी नीचे उसके आसपास बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के बड़े कट के साथ आज बंद होता दिखा। तो बैंकिंग शेयरों पर दबाव कहीं ज्यादा था, खासतौर से सरकारी बैंकों में भी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी काफी एक्शन कमजोरी की तरफ रहा। सुबह मजबूत शुरुआत हुई थी, लेकिन ऑपरेशन फर्जी बुल रन के खुलासे के बाद कई सारे जो कमजोर क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है वो तो घटे ही, लेकिन काफ़ी तेज दौड़ लगा चुके कुछ अच्छी क्वालिटी के शेयरों में भी ढंग ढांग की बढ़िया मुनाफा वसूली आज होती हुई नजर आई और ब्रॉडर मार्केट में आज कमजोरी का माहौल रहा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव और थोड़ी तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा, ये दोनों ही कारण बड़े थे जिनके चलते भारतीय बाजार दबाव में रहे। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच चुके हैं और वहां से भी अब तक बाजार बंद होने के तक 3:30 बजे कोई खास अच्छी खबर आती नहीं दिखी तनाव को सुलझाने को लेकर। इससे भी बाजार हल्के फुल्के नर्वस होते दिखे। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते कल की शानदार तेजी के बाद भारतीय बाजारों में आज रहा कमजोरी का एक्शन। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देख लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,831 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से करीब 1,469 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। और आइए अब हमारे आज के एक्सपर्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं। बाजार जो गिरा आज, उसके बाद अभी आगे किन लेवल्स को एक्सपेक्ट करें हम, क्या एक्शन देख सकते हैं? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, बाजार एक टाइट रेंज में है और यही रेंज के तहत बाजार ऊपर नीचे किए जा रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स एफआई फ्लो, एफआई आउटफ्लो, साथ ही साथ जो बढ़ते हुए टेंशन इजराइल गाजा के बीच और बॉन्ड यील्ड, यूएस के बॉन्ड यील्ड जो बढ़ते दिख रहे हैं। तो ये सभी कुछ इन शॉर्ट ग्लोबल मार्केट्स के कारण बाजार में थोड़ी कमजोरी है। हाँ, इंडियन मार्केट्स में नतीजों का मौसम है। तो नतीजे अभी तक तो जो दिखे हैं वो ठीक ठाक दिखे हैं, बारिंग अ फ्यू जैसे कि आईटी की लार्ज कैप कंपनियां।
बट मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार में अभी भी रेंज बाउंड मार्केट ही कहूंगा। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर बरकरार रह सकती है, आने वाला और एक महीना आप वॉलेटाइल जरूर देख सकते हैं, बट रिजल्ट का मौका है तो मैं मानता हूं कि एक महीने के बाद एक काफी अच्छी मजबूती देख सकते हैं हम इंडियन मार्केट्स में। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये जो मौका है वॉलेटिलिटी का, ये आप एज अ मौका देके जहां पे आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज खोज सके और खरीद सके। बिल्कुल। और सिद्धार्थ, आपकी नज़र में अगर किसी को पोजिशनल व्यू रखना हो इस बाजार में, तो किस स्टॉक में आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी? देखिए, अगर आपको अभी बाजार में खरीदारी करनी हो तो पोजिशनल तौर पे अगर आपको खरीदना हो तो मुझे लगता है कि कैम्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। कैम्स पे खरीदारी की राय है। अभी स्टॉप लॉस आपको रखना है 2500 रुपए का, 2500 का, और टारगेट रखना है 2880 का। मंथली एसआईपी ऑल टाइम हाई पे है म्यूचुअल फंड में 16,000 करोड़ के करीब, जिसके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फ्लोज भी स्ट्रांग है। लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड का, एग्रीगेट मार्केट शेयर 70% बेस्ड ऑन एयूएम, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रेवेन्यू में भी स्ट्रांग ग्रोथ दिख रहे हैं। हम मानते हैं कि एआईएफ सेगमेंट भी एक स्ट्रांग सेगमेंट है जो कैम्स को और मजबूत कर सकता है आने वाले समय में। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है, 13 से 14% सीएजी से ग्रो हो सकता है। तो कैम्स एक प्रॉक्सी टू म्यूचुअल फंड है, इस पे खरीदारी की राय है। 2600 रुपए का भाव है, 2500 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट रखना है 2880। तो कैम्स में पोजिशनल खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए स्टॉक कौन सा पसंद है आपको? स्वाति, लॉन्ग टर्म नजरिए से जो स्टॉक चुनना चाहूंगा वो बैंकिंग स्पेस से होगा, और वो होगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 185 का, 185 का। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, बेस्ड आउट ऑफ केरला। लॉन्ग लोन ग्रोथ अगर देखा जाए तो 1.93 लाख करोड़ का है, 1350 ब्रांचेस है। मुनाफा भी 35% से बढ़ते हुए दिखा है। हम उम्मीद करते हैं कि 18% का क्रेडिट ग्रोथ आ सकता है आने वाले 2 सालों के लिए, FY24 से 26। और फोकस ज्यादा शार्प रहेगी हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स में, जहां पे निम स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं 3.3% के करीब। मार्जिन तो स्टेबल है ही है। क्रेडिट ग्रोथ 18% के करीब उम्मीद रख रहे हैं। एक छोटा सा आंकड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है आरओए का, वो 1.2% पे नियर टर्म आप उम्मीद लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और लोअर स्लिपेजेस है। ऐसी बैंक जो मिड कैप श्रेणी में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जिसपे आपको टारगेट रखना है लॉन्ग टर्म नजरिए से 185। फेडरल बैंक में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। आइए पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से विजय अग्रवाल हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? ये नमस्कार। पहले तो सिद्धार्थ जी, आपकी सुबह बड़ी टाई की चर्चा हो रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी आपकी टाई, और अनिल जी ने भी बड़ी तारीफ करी थी। मेरा एक स्टॉक है टाटा पावर, 240 रुपए में परचेज है और 300 शेयर है। इसका लॉन्ग टर्म क्या रहेगा? और दूसरा है जेपी एसोसिएट, 10.5 रुपए में 8000 शेयर है। इसका लॉन्ग टर्म क्या रहेगा? दो लॉन्ग टर्म की व्यू के स्टॉक्स। जी सिद्धार्थ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपने सुबह का शो देखा और जो अनिल जी ने टाई पे प्रशंसा की उस पे आपको भी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अभी रही बात आपकी क्वेरी की, टाटा पावर बिल्कुल बने रहना है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। टाटा पावर में मुझे लगता है कि पावर इंडस्ट्री में, जनरेशन कंपनीज में, रिन्यूएबल एनर्जी और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो स्टेशंस की जो इंस्टॉलेशन है जो टाटा पावर कर रही है, ये सारे ही मुद्दों के कारण मुझे लगता है कि टाटा पावर आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। रही बात जेपी एसोसिएट की, मुझे उतनी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, जहां पे आप अगर शॉर्ट टर्म लिए रखा है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मुनाफा करके निकल जाए। जेपी एसोसिएट के बदले मुझे बहुत सारी इंफ्रा कंपनीज काफी अच्छी लग रही है, जैसे कि केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्रा, ये सारी कंपनियों पे आप दाव लगाए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से टाटा पावर पे होल्ड की राय। तो बिल्कुल आपके लिए आपके दोनों स्टॉक्स पर अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। अगले कॉलर अहमदाबाद से नवीन अग्रवाल हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते, नवीन अग्रवाल अहमदाबाद से बोल रहा हूँ।
मेरे पास आईडीबीआई बैंक का है, जी। 2500 शेयर 43.25 में। हम्म, लॉन्ग टाइम की मेरा ओके। व्यू है। और क्या टारगेट रखना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ 2 साल के क्या लिए। टारगेट रखे आईडीबीआई बैंक पर 2 साल के लिए, सिद्धार्थ? देखिए, मेरी तो यही सलाह रहेगी नवीन जी कि आपको थोड़ा बहुत मुनाफा बांधना चाहिए। अब मुनाफा बांध लीजिए आईडीबीआई बैंक से, और आपको फिर निवेश कहाँ करना है? आई लेटर से ही एक बैंक दूंगा जो आपको निवेश करने के रूप में अच्छा है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीबीआई बैंक से आधा मुनाफा बुक करे और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे लगाए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म नजरिए से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ज्यादा मजबूत रह सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लंबी अवधि के लिए एक और बेहतरीन पिक है जिसमें आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। लखनऊ से रोहित जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम आईआरसीटीसी है, 1180 क्वांटिटी है, 1180 880 के रेट पे। कब तक का व्यू है आपका? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, 50 क्वांटिटी 300 के रेट पे। ओके, कितने व्यू के लिए आप राय लेना चाह रहे हैं? मैम लॉन्ग टर्म के लिए है। आईआरसीटीसी में मैं एवरेज भी कर सकता हूँ अगर सर की राय हो तो। जी सिद्धार्थ, आईआरसीटीसी और एमएनएम फाइनेंस। देखिए, आईआरसीटीसी पे तो मेरी उछाल पे निकल जाने की सलाह रहेगी, क्योंकि मुझे उतना कोई ज्यादा कोई कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है, ना ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिखता है जिसके कारण स्टॉक अगर एक लॉन्ग टर्म नजरिए से आप रख ले। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म रख सकते हैं, थोड़ा बहुत उछाल आए निकल जाए। एमएनएम फाइनेंस की बात करें तो बहुत ही मजबूत कंपनी है। मुझे लगता है कि एनबीएफसी स्पेस काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसमें एमएनएम फाइनेंस भी है, तो लॉन्ग टर्म नजरिए से एमएनएम फाइनेंस में बिल्कुल खड़े रहे, बिल्कुल बने रहे, छोड़िएगा मत। और अगर एनबीएफसी स्पेस में और भी कोई कंपनी आप ढूंढ रहे हो तो बजाज फाइनेंस भी एक बहुत अच्छा विकल्प है लंबे समय के लिए, 1 साल का नजरिया। जी, तो रही आपके स्टॉक पर राय सिद्धार्थ जी की। अगले कॉलर से बात करते हैं। जमशेदपुर से राकेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम मेरे पास 100 शेयर्स हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर एनर्जी की। कितना लंबा नजरिया आपका? नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन मेरा बाइंग प्राइस है 325 और मेरे परचेज करने के बाद से लगातार देख रहे हैं लोअर सर्किट लग रहा है, तो क्या और एवरेज कर लें या न करें? स्टर्लिंग एंड विल्सन भारी भरकम गिरावट आज भी हमने देखी है इस स्टॉक में, और इनके बाइंग प्राइस से तो हम काफी नीचे देख रहे हैं इसकी प्राइस। क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है अब इस स्टॉक में? क्या सलाह देंगे आप सिद्धार्थ? देखिए, मुझे तो कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख नहीं रहा है ये स्टॉक को बने रहने के लिए। हालांकि खरीद भाव से काफी नीचे आ चुका है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप इतना बड़ा नुकसान बांध ले, पर मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करें, बट इससे निकलना जरूर है। अगर आपके पास फंड है और अगर आप पैरेलली निवेश कर सकते हो तो एनटीपीसी एक मुझे काफी बेहतरीन विकल्प दिखता है पावर क्षेत्र में, इस पे निवेश कर सकते हैं, या फिर इससे निकल के आप एनटीपीसी में जा सकते हैं थोड़ा उछाल के बाद। तो ये आपके ऊपर छोड़ रख रहा हूं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्टर्लिंग एंड विल्सन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, निकल जाने की सलाह। स्टर्लिंग एंड विल्सन एग्जिट की सलाह, एनटीपीसी में खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं आप। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 50 से 60 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की कमजोरी की आशंका 3:30 बजे हमें थी। और उसकी वजह यह कि इजराइल पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, और वहां से किस तरह के स्टेटमेंट, बयान और इस मामले को सुलझाने या उलझाने को लेकर अगर कोई संकेत मिलते हैं, तब जाकर एक क्लियर कट डायरेक्शन अमेरिकी बाजार आज रात को लेने की कोशिश करेंगे। सुबह हम डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर रखेंगे, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर होंगे ग्लोबल मार्केट्स के, इन दोनों ही इंडेक्स के अलावा जो नैस्डैक और डाउ के है। कच्चा तेल, बॉन्ड यील्ड्स और साथ ही साथ
अमेरिका का डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड आपको पता ही है 23 साल की ऊंचाइयों पर तक पहुंच चुकी है। तो थोड़े से संकेतों कमजोरी के, क्या कहीं राहत मिलती है इन तीनों संकेतों में या और खराब होते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आज के सेशन में जो तेज मुनाफा वसूली हुई उसमें सिर्फ ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन खत्म किए, कम किए, या फिर वाकई में एफआईज ने भी बेचा है 2-3 दिन हाथ रोकने के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भारतीय बाजारों के लिए होगा। अगर एफआईज की बिकवाली के आंकड़े बड़े ना आए तो फिर कल बाजार संभल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और संभलने के जो बढ़िया रेंज है 19,550 से 19,625, ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 19,750 से 19,800 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर पहुंच रहा है बैंक निफ्टी। 43,600 से 43,800 मजबूत सपोर्ट की जगह बैंक निफ्टी में है। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 44,000 को पार करके निकले ठीक है, तो फिर 44,200 से 44,400 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। तो देखते हैं ग्लोबल और लोकल दोनों ही संकेतों के दम पर कल निफ्टी की वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी के दिन भरपूर एक्शन रहने की उम्मीद है। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? कि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और आज हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा और डेटा भी आज नेगेटिव बना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकली एक्सपायरी 19,600 की तरफ होना चाहिए, यानी कि वीक एक्सपायरी होनी चाहिए। तो हमें पुट लेना है 19,700 की पुट ऑप्शन, जिसकी आज की क्लोजिंग प्राइस 65-66 के आसपास है। बट हल्का सा भी अगर ये बाउंस या फ्लैट खुलेगी तो आपको ये 40 के आसपास मिल जानी चाहिए। यानी हम 19,700 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे 40 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 15 रुपए का और टारगेट आपके बनेंगे 80 से 85 रुपए का। तो फोकस 19,700 की पुट ऑप्शन पे लेना है। अगर हमें मिल जाए 40 पे तो बेस्ट बाइंग रेट है, 15 का स्टॉप लॉस और 80 से 85 के टारगेट होंगे। जी, धन्यवाद करेंगे नितिन जी आपका कल के बाजार पर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सिद्धार्थ, आपकी नजर में कहां पर खरीदारी की जा सकती है बेहद ही शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में जो खरीदारी की जा सकती है स्वाति, वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स पे स्टॉप लॉस आपको रखना है 2950 का, 2950 का, और टारगेट रखना है 3130 का, 3130 का। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। ट्यूब इन्वेस्ट में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।